अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मौज़ूआत और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। पिछले कई प्रोग्राम से हमारी गुफ्तगू जो है वो होती रही अवामी मसाइल या ऐसे मामला जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। और अब सूरत हाल ये है कि शहर कराची की बात कर रहे थे। पैगामात मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल होते रहे और बड़ी तादाद में पैगामात वही हैं जो इस वक्त ट्रैफ़िक के जो वाक़यात हो रहे हैं उसके हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर बात की जाए। बहुत सारे लोगों ने पैगामात जो है वो हमें भेजे हैं इस हवाले से कि इस सिलसिले में आवाज़ उठाई जाए। ख़ास तौर पे ये जो बेहंगम ट्रैफ़िक है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिस तरह से तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं आखिर इसका क्या किया जाए। और इस सारी सूरत हाल में जो टाउन प्लानिंग है वो कहाँ है, ये समझना ज़रूरी है। और फिर अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, अब तक जो होता रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और कौन कौन लोग हैं जिनसे ये गफलत हो रही है, जो इसका शिकार हो रहे हैं, वो आखिर क्यों इसका शिकार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से जो है वो गुफ्तगू की है। इससे पहले भी बात होती रही और कोशिश करेंगे कि आज भी आगे चल के भी इन मामलात के ऊपर बात की जाए। तो कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू हो और साथ साथ जैसे हम देख रहे थे कि जो मुल्की इकनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करें और साथ साथ जो आपके सवालात हैं उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कोशिश होगी ये सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाई जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनको खुशामदीद कहूँगा। परवेज़ एच मद्रास वाला साहब, जो कि एक बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, रोटेरियन भी हैं और साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े अच्छे स्पीकर हैं। ख़ास तौर पे जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी के हवाले से आप पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। परवेज़ भाई को हम खुश आमदीद कहते हैं। परवेज़ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत प्रोग्राम में हमें शुक्रिया वक्त यासिर। देने के लिए। और मैं सीधे सवालात की तरफ आ जाता हूँ। ज़रा सवालात जो सामने आए हैं उसके ऊपर बात कर लें। ज़रा इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही थी कि इट सीम्स के अंडर कंट्रोल है आपके इन्फ्लेशन के नंबर और गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हमें डिस्काउंट रेट में मज़ीद स्पेस मिल जाए, उसको हम सिंगल डिजिट तक समहाउ ले आएँ। ये तो हमें पता है कि इकॉनमी के लिए कितना हेल्थी ये साइन होता है जब आपका डिस्काउंट रेट कम होता है या कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होती है। लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वाक़तन आपके इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो क्या वजह है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर नहीं होता नज़र आ रहा है, या बिज़नेस में एक्सपेंशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा से वो चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में परवेज़ भाई क्या कहेंगे, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, क्या आपकी इसके ऊपर राय, क्या तबसरा करेंगे जी। देखिए, इन्फ्लेशन जो को कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन जब अपवर्ड जाता है जी। तो उसको एक तो कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना, ये तो बात सही है। मगर जो इन्फ्लेशन एक मैसिव एक फिगर जो है ना ऊपर जा चुकी है ना, महंगाई जो ऊपर जा जी। चुकी है ना, जी। वो तो अभी तक है। जी। और अभी रिसेंटली आप देखें कि भाई शुगर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर टैक्स उन्होंने लगा दिया है। अल्टीमेटली जब एग्रीकल्चर टैक्स लग गया है तो उसका जो अफेक्ट आएगा वो यही है कि प्राइसिंग को वहाँ कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे ना। बिल्कुल ठीक। जो अपना टैक्स देगा तो वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगा, वो कंज्यूमर से करेगा बिल्कुल ठीक और है। वो उसका जो है ना, जाहिर बात है कि वो आएगा, आपका इन्फ्लेशन वो उसको बढ़ेगा और वो उसको अंदर आपको नज़र आएगा। तो बहरहाल जो जितना इन्फ्लेशन होना था ना, जो कहते हैं ना कि एक तेज़ी से जो इन्फ्लेशन की फिगर आगे बढ़ी थी तो उसकी रफ्तार कम हो गई है। वो कोई रिवर्स में नहीं आया कि हम कहें कि भाई जो पहले जो 1 रुपए की जो चीज़ थी ना वो अब जो 2 रुपए की हो गई है ना तो वापस 1 रुपए की आ गई, वो नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, वो अब दो रुपए की चीज़ है ना, अब उसकी रफ्तार चेंज हो गई है, 1 रुपये 95 पैसे हो गई है या 2 रुपए पे ही है, तो वो एक स्टेगनेंट हो गई है। बिल्कुल तो ठीक वो है। आप उसको ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अब जो है ना वो हो नहीं रही है, मगर जो हो चुकी है, महंगाई का जो बम फूट चुका है लोगों एग्जैक्टली। पे, तो अब वो तो जो वापस रिवर्स नहीं आया, वो 2 रुपए की चीज़ अब 2 रुपए की है, 1 रुपए की नहीं हुई। बिल्कुल ये एक ठीक है। पहली चीज़ है। ठीक। दूसरी चीज़ आप ये बोल रहे हैं कि भाई
हमारी उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो डिस्काउंट रेट्स हैं, देखिए डिस्काउंट रेट्स तो ठीक है, अब देखा जाए तो पहले के जो डिस्काउंट रेट थे या इंटरेस्ट रेट था उसका तकरीबन हाफ हो गया है, ठीक है ना। मगर बादल से लिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, बोरिंग जो है या कॉस्ट ऑफ मनी इज स्टिल देयर। अभी देखें 12% 13% की जो इंटरेस्ट रेट आता है, उसके अंदर आजकल के दौर में अगर आप अपने इंडस्ट्री लगाने जाते हैं और जो इंडस्ट्री के अंदर इनपुट कॉस्ट होती है और जो आपकी एक वक्त में जो आपका जो डॉलर था जो डिप्रिशिएट हुआ है पाकिस्तानी करेंसी, और डॉलर जिस तरह से अप्रिशिएट हुआ है हमारे मुल्क में, तो हमारी तो जो कैपिटल की जो वर्थ थी ना वो आधी हो गई है। अगर आप देखेंगे 130 रुपए का डॉलर था एक ज़माने में, 140 रुपए का था, आज 280 रुपए का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पैसे थे हमारे पास वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टर्म में तो आधे हो गए ना। तो हमारी तो कहते हैं ना मेमन में कि मूड़ी हमारी आधी हो गई है। अब आप उस आधी मूड़ी से तो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस का वॉल्यूम होता है, आपकी इंडस्ट्री में जो इनपुट कॉस्ट होती है वो पूरी मूड़ी की जरूरत पड़ती है। $1 लाख के आपको $1 लाख को अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको 280 से डॉलर लेना पड़ेगा, और क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। पहले आपको 180 में था, तो जाहिर बात है कि आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी डॉलर की जो कॉस्ट वो बढ़ गई है, आपकी पैसे की वर्थ इतनी नहीं रही है। तो अच्छा, अब उसी इनपुट कॉस्ट को आपको क्या करना है कि आपको बैंक से जो है ना उसको ब्रिज करना है। ठीक है, पहले आपको 140 में जब डॉलर था तो आपको कोई जरूरत नहीं थी बैंक से लेने की, आपकी वर्थ इतनी थी, मैनेज कर लेते। अब आपको जो है ना वही पैसे, आधे पैसे बैंक से जाके लेने, जिसके लिए आपको 14-15% का देना है। इससे पहले वो 23% 25% था, तो जिससे तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता था। मगर अभी भी उसी को मैच करने के लिए आपको 14% 15% आपको बैंक को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप बताएं कि इस पोजीशन में आप कहाँ से कर सकते हैं, और लोगों की जो लोगों का जैसे कहते हैं ना कि जेब इतनी वो टाइट हो गई है, उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो आगे जाके परचेज करें। हम इसको इंडिकेटर को देखते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत आगे बढ़ रही है, तो ये हो रहा है कि शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। मैं कहता हूं कि यार इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हमारे पास जीडीपी के अंदर जो है ना इंडस्ट्रियल की ग्रोथ जो है ना वो नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए ताकि वो खर्च करें और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो ज्यादा बढ़े, ठीक है ना, जिससे हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी विद इन, ठीक है ना। तो और फिर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बढ़े। हमारे पास ये जो चीजें हैं ना ये नजर नहीं आ रही हैं। ये नजर आ रहा है कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, तो ये एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि वो प्राइम इंडिकेटर नहीं है, तो जिससे आप अपने डिसीजन ले सकें और लोगों को कह सकें कि भाई लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा या इमीडिएटली आपके साथ ये रिलीफ मिल जाएगा। तो बात दरअसल ये कि ये सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाहिए, आपको लोगों के जेब में पैसे डालने पड़ेंगे। अभी टैक्स रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप देखेंगे लोग अभी तक ये रो रहे हैं बिजली और गैस, ठीक है ना। गैस के बिल इतने ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो जिनके पास गैस के कैप्टिव प्लांट थे, जो बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल मिल थी, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे, उनको भी गैस देना बंद कर दिया है। तो बादर से लेकर उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर वो मार्केट में जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो आपकी अगर एनर्जी की प्राइस ज़्यादा होगी तो आप कहाँ दुनिया में जाके कम्पीट कर सकते हैं। लाइक एज अर्लियर सेट के भाई आपकी इनपुट कॉस्ट अगर आपके कंट्रोल में नहीं होगी और आपकी इनपुट कॉस्ट महंगी होगी, तो जाहिर बात है कि अल्टीमेटली उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी महंगी होगी। आप उसको कितना रोक सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आप कहते हो कि पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है, तो लेबर एक चीज़ नहीं होती है। देखें अब क्या हो गया है कि जब आपके लेबर की जो है ना कि एक सूटेबल लिविंग अच्छी नहीं होती है, या वो अगर लेबर जो है ना स्ट्रेस फ्री नहीं होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो ऑप्टिमाइज नहीं होती है। तो बात दरअसल ये कि हमारे पास इतने मल्टीपल इश्यूज हैं कि हमारे पास लेबर के इश्यूज हैं। आप देखें ट्रैफिक की आप बात कर रहे थे, इतनी बेहंगम ट्रैफिक है कि एक बंदा अगर कहीं से आता है, लेट्स से कि नाज़िमाबाद से निकलता है, वो कोरंगी पहुंचता है और उसको 1 घंटा लगता है। जब वो ऑफिस पे आता है ना, या अपनी कहीं भी कारोबार की जगह पे आता है, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आता है, या कहीं एक वर्कर काम करने के लिए आता है ना, तो वो 1 घंटे की मुसाफत से जब कहीं वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है ना, तो उसको आधा घंटा तो लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि वो बेचारा जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाता है।
तो बादल से लेकर आपकी तो आधे घंटे की जो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उस बंदे से लेना है, वो तो आपकी ज़ाया होगी ना। तो अब आप बताएं कि भाई ये जो बातें जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपका इन्फ्लेशन का क्या है। वो इन्फ्लेशन तो बात की बात आती है भाई, पहले तो आप ये देखो कि हमारे बंदे खुश हैं, हमारे बंदे प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारे बिजली के क्या हैं, फिर इसके बाद हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। वो तो बहुत आगे की बात है। बिल्कुल परवेज भाई, बड़ा अच्छा आपने इसको समअप किया है और बड़ा फेयर एनालिसिस है कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसका डायरेक्ट इसका जो ताल्लुक है वो आपकी इकोनॉमी से होता है। लोगों के अंदर अगर एजिटेशन पाई जाएगी, अगर उनका मूड सही नहीं होगी, हेल्थ सही नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा कम ही रहेगा। अच्छा, ये बाहर पूरी दुनिया में इसके ऊपर बड़ा काम किया जाता है कि ये आपकी जो आउटपुट है इसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए फिर जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनकी हेल्थ को मेक श्योर किया जाता है कि वो अच्छी रहे, और फिर वो देखते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है और उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। तो ये बड़ी गहरी बात है जिसको हमारे यहाँ कभी भी जो है नहीं काउंट किया जाता और नज़रअंदाज किया जाता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हमारे एक और मौजूद मेहमान जो हैं वो सैयद गुल नवीद साहब जो हैं यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं। आज भी सुबह के वक्त उन्हें हमने यहाँ पे मदूका रखा है, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब ये फरमाइएगा, अभी हम कराची के इशूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, आपके सामने जो इंसिडेंट हो रहे हैं बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एक तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस तरह के अगर वाक़यात होंगे और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आपका इलाका है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा मसाइल हैं। कैसे देखते हैं कि इसमें सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैसेजेस रात से भेज रहे हैं कि इसके ऊपर किससे जवाब लें आखिर? ज़रा फरमाइए तो हो क्या रहा है? यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ साथ K21 का और IG सिंध साहब का, कि माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम में जो बातें हुई उसके ऊपर IG साहब ने एक्शन लिया और एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे सिंध भर के तमाम थानों में कैमरे लग गए और वो मॉनिटरिंग भी हो रही है और उससे क्राइम पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कल एक एक्सीडेंट हुआ मिलेनियम मॉल के पास, तो दिन के टाइम वो डंपर वाले ने 3-4-5 लोगों को रोन दिया, एक बस वाले ने। तो मैं हैरत कर रहा हूँ कि हमारी पुलिस कहाँ है, हमारी ट्रैफिक पुलिस कहाँ है। यहाँ आप 2 दिन से एक मसला देख रहे होंगे, हैदराबाद के अंदर एक वाकया हुआ कि एक वकील की गाड़ी को रोका गया, उस पर एहतजाज चल रहा है, हाईवे ब्लॉक हैं, कारोबार सारा, लोग फंसे हुए, फैमिलियाँ फंसी हुई हैं। तो एक वकील की ब्लैक शीशों की गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा इशू बन गया, यहाँ 5-5 जिंदगियां चली गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इससे बढ़कर मैं एक बात और बोलूं कि 5 तारीख को कश्मीर डे वाले दिन एक वाकया हुआ औरंगी टाउन में। एक MC साहब जो है उन्होंने वो पतारे वगैरह हटाए और औरंगी टाउन के थे वो, आगा फहद उनका नाम। अच्छा, दूसरी तरफ टाउन चेयरमैन आ गए कि ये आपकी हदूद नहीं है, आप कैसे हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू, अजीब व गरीब। यार, एक बंदा काम कर रहा है तो काम कर रहे हैं, तो अब हदूद के ऊपर आप लोग लड़ ले। वो आज तक लगे हुए पतारे वगैरह जो भी है। तो मैं हैरत कर रहा हूँ कि हमारे लोग अगर कोई काम करना चाहते तो उसको रोक देते। क्या कर रहे हैं भाई, किस तरफ जा रहा है मुल्क, क्या हालात हैं, कारोबार के क्या हालात हैं, हर आदमी परेशान है। जैसे भाई ने कहा कि कोई बंदा अगर अपने घर से निकलता है तो आधा 1 घंटा उसको तो परेशानी के अंदर रहता है, वो ट्रैफिक में से निकलने के बाद कि यार मैं किस तरह पहुंचाऊँ और क्या है, रास्ते में क्या क्या देखा, इंक्रोचमेंट हो रही है, धूल मट्टी, ट्रैफिक जाम। तो किस तरीके से मुल्क चल रहा है, क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे का है। अच्छा, इदारे हमारे लड़ ले। अब सोचने की बात यह है कि कोई भी आदमी परेशान होता है, किसी के साथ कोई मसले मसाइल होते हैं, कोई क्राइम होता है, तो वकील के पास जाता है और वकील उसको अदालत में लेके जाता है उसके मसाइल हल करने के लिए। आज वकील जो है पूरे सिंध भर के परेशान है और रोडों के ऊपर अपने मसले हल कर रहे हैं। आप सोचे किस तरफ जा रहा है हमारा पाकिस्तान, क्या सोचे। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका आपके वकालत के अंदर है, हर आदमी तकरीबन LLB, बैचलर ऑफ लॉ या मास्टर ऑफ लॉ करके बैठा है। उसके बाद वो लोग रोड के ऊपर हैं, तो आप अंदाजा करेंगे कहाँ है सरकार, सिंध सरकार क्या कर रही है। अच्छा, 2-3 दिन हो गए इस मसले को, 2-3 दिन में कोई मिनिस्टर नहीं गया उन वकीलों के पास, कोई बात करें, कोई मसले का हल निकालें। और मुशीरों की माशाल्लाह CM साहब ने लाइन लगाई हुई है, खेप बनी हुई है, कोई मुशीर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो चला जाए उनसे बात करे, यार इस मसले को हल करो, लोग परेशान है।
कोई एक एसएसपी को हटाने से अगर मसला हल होता है तो फौरी आप एक ऑर्डर करो, एक नोटिफिकेशन निकाल दो, बिल्कुल ठीक है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं देखा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे सिंध का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। मैं यही कहने वाला था कि पाकिस्तान की बात ना करें, आप सिंध की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा अच्छा जा रहा है। सिंध में जो हालात है ना वो सबसे ज्यादा खराब। सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, खराब। सिंध के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि वो ताजिरों ने अभी पिछले दिनों शायद एक मुतालबा भी किया, वो मजाकन का या सीरियस का, कि अब एक ले लो और दूसरा हमें दे दो पंजाब बिल्कुल वाला। ठीक है। तो आप सोच लें बड़ा बुरा हाल है सिंध। बुरा हाल है यकीनन। सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जिसके बारे में भी आपने निशानदेही की है यकीनन। और जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा और ख़ास तौर पे जब रोड एक्सीडेंट्स इस तरह पर होंगे तो समझना बड़ा मुश्किल है कि वैसे ही लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बिलखुसूस कराची में, जैसे परवेज़ साहब ने अभी निशानदेही की कि बाकी मादा मुल्क में सूरत हाल यकीनन इससे बेहतर है। यानी कि इस तरह के खुदा का शुक्र है कि ना हादसात हो रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जैसे कराची शहर का है। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बहरहाल ये भी एक बड़ा अहम इशू है। परवेज़ भाई, इन सारी चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी इकॉनमी से आप, और हम हमेशा बात करते हैं आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, वो तो बहुत आगे की बातें हैं ना। वो आप हमेशा कहते हैं पहले उसको यहाँ पर लेकर आएँ, लेकर कहाँ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि उसको लेकर आएँ, आपके पास कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी अट्रैक्शन हो कि वो कहें यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो देखकर सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि आप यहाँ रह कैसे रहे हो, यहाँ कैसे कोई सरवाइव कर सकता है। तो होगा क्या फिर? अब अगर कराची शहर का ये हाल होगा, हमेशा से बात करते आए हैं, जो इंडस्ट्रियल हब है पूरी मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट करता है, अगर वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल होगी तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, कैसे मीट करेंगे, कैसे मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले तो जो बिज़नेस का माहौल बनाना है ना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो जो लोकल इन्वेस्टर है ना उनका कॉन्फिडेंस जो है ना इकनॉमी पे या माहौल पे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अगर लोकल इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं लगा रहा है तो आप बाहर के लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरी बात, मैं आपको ऐसी एक बात कहता हूँ। रिसेंटली एक अमेरिकी खातून आई थी किसी से शादी करने के लिए। वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देखे कि ये कराची के तरह, कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं है, रोडें सही नहीं है, कुछ भी सिस्टम सही नहीं है, गंदगी है इतनी। वो तो चलो एक कहते हैं ना कि वो उसको आदि पागल टाइप की लेडी थी, या उसको कोई प्रॉब्लम था, इश्यूज थे, मगर वो अपने ये जेन्युइन कमेंट्स देके गई है कराची के लिए। तो अब आप देखें कि वैसे ही कोई आ गया और वो उसने ही आपको कमेंट दे दिया, और मैं अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को लाता हूं तो उसके पास तो देखें बहुत सारी चॉइसेस है ना, ठीक है ना। पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन की तो चॉइस किसी के पास नहीं है। फिर इसके बाद आप कहते हैं कि भाई हमारी लेबर बहुत सस्ती है। वो लेबर की जो है ना, आपकी जो कहते हैं ना कि जो वर्किंग साइट पे पहुंचते पहुंचते उसकी आधी कमर तो टूट जाती है। वो वर्किंग साइट पे पहुंच के तो है ना उसकी वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते हैं। तो बात दरअसल ये कि सारे कंपोनेंट्स को आप मिलाएं ना, कि जैसे मैंने बोला है कि आपकी गैस के इश्यूज हैं, आपकी बिजली के इश्यूज हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, आपका पोल्यूशन है, ठीक है ना, आपके मल्टीपल जो है ना एजेंसीज जो आपको तंग करती हैं। मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल जो है ना जो लोकल इन्वेस्टर जो हैं जिनकी अपने ऐसे कहते हैं ना कि फैक्ट्रीज हैं, वो सोच रहे हैं कि यार हम आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अब उनके जो बच्चे वगैरह बाहर से पढ़ के आए हैं वो तो इस माहौल में एडजस्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह से हमने जो है ना एक एडवेंचरस लाइफ कराची में गुजारी है कि भाई आज ये हो गया तो ये बंद हो गया, तो हड़ताल हो गई, तो किडनैपिंग हो गई, फिर ठीक है ना, फिर कचरे में भी हमने चला दिया, लोड शेडिंग में भी हमने अपना काम चला दिया, स्नैचिंग हो रही है उसमें भी हमने काम चला दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे, हमने तो अपनी ज़िंदगी, हमने तो कारोबार इधर सेट किया है। अब एक बच्चा जो है किसी का, वो बाहर से कहीं से पढ़ के आ रहा है एंड हिज एज इज़ अबाउट 24-25 एंड व्हेन ही कम, जब यहाँ आता है और ये चीज़ें देखता है, यहाँ के हालात और ये गंदगी देखता है, तो वो भी ये बोलता है कि यार मेरे पास तो दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया चॉइस है मेरे लिए, मल्टीपल चॉइस है, मैं कहीं भी जाके अपना जो है ना लाइफ को शुरू कर, क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ शुरू होनी है ना, 24-25 साल का है, ग्रेजुएट होके आया है। अब वो क्या कहेगा कि वो अपने यहाँ आएगा इस
कंडीशन की जो माहौल होगा इसमें ये अपनी लाइफ को शुरू करेगा कि उसके बाद जो दूसरे ऑप्शंस हैं दुनिया में वहां जाएगा। अब आप बताएं कि भाई अगर इस किस्म के बच्चे जो है ना, अगर उनकी ये सोच हो गई है और ये यूथ हमारी जो है, जैसे कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर या लीडरशिप जिसके अंदर क्वालिटी है, ये वाली यूथ जिसके पास पैसे भी हैं, वो अपने इन्वेस्ट भी करते हैं, ये वाली यूथ अगर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है या कह रही है कि मैं पाकिस्तान में रह के काम नहीं कर सकता हूँ इस कंडीशन में, तो अब आगे जाके पाकिस्तान का होगा क्या? आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से होगी? आगे जाके हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी? आगे जाके हमारी टैक्स कलेक्शन कहाँ पहुँचेगी? क्योंकि ये सारी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे जाके श्रिंक हो जाएगी। रादर देन आप उसको बोल दें कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की साइज बढ़े, साइज बढ़ेगा तो मोर टैक्स आएगा, मोर टैक्स आएगी तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और फिर हम वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। और फिर हम ये जब शोकेस करेंगे सारी चीजें तो दुनिया देखी कि ओ वाह, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी वाकई में मूव कर रही है और यहाँ इतनी सारे लोग हैं जो हमसे चीज़ें यहाँ खर्च करते हैं, तो हम भी एक फैक्ट्री लगा दें ताकि यहाँ के लोगों को हम वो चीज़ें बना के दें, तो ये लोकल प्रोडक्शन करें, तो ये हमारी इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और हम हमारा एक प्लांट भी लगा दें तो बाहर के लोग आएंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि बाहर के लोग अचानक से आ जाएंगे और अचानक से फैक्ट्री लगा देंगे और अचानक से सारी चीज़ें हो जाएंगी और विद इन नो टाइम ये कोई वो तो नहीं है ना कि मैजिक आपने वो लेके आए, एक स्टिक लेके आए और आपने जो है ना सारी चीज़ों को आपने अपनी तरफ से कर लिया। देखें, ख्वाब जो है ना वो हमेशा देखने चाहिए, मगर बात दरअसल ये कि ख्वाब ऐसे देखने चाहिए कि भाई जो हमसे है कि हकीकत जो है ना उस पर मबनी हो। आप कहते हैं कि भाई ये बस ख्वाब आपने दिखा दिए और हकीकत में अगर हम देखने जाते हैं तो वही जगह पे ना खड्डे हैं, वही कचरा पड़ा हुआ है, वही अपने ट्रैफिक का बुरा हाल है, वही रोडें टूटी हुई हैं और रोडों को टूटने का तो छोड़ो, लोग बच्चे गटर के ढकने ना होने से मर जाते हैं। अब इस तरीके से जो मौतें हो रही हैं तो अब क्या दुनिया में आजकल मीडिया नहीं देख रहा है कि यार पाकिस्तान में, तो अब ये मैसेज तो आपका पाकिस्तान से बाहर चला गया, ठीक है ना। अब वो मैसेज बाहर चला गया तो वहाँ कोई अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा क्या अपने लोगों को मारने के लिए आएगा, अपने लोगों को गटर के अंदर डालने के लिए आएगा? वो आएंगे तो अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे, बच्चों को भी लेके आएंगे। तो क्या है, अब क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है, फॉर इंस्टेंस मैंने पहले भी आपके इसमें वो आता है, अगर फर्ज करें कि एक फॉरेन इन्वेस्टर आया, गोरा आया, उसने अपने एक गोरे को बोला कि भाई तुम हमारी ये फैक्ट्री संभाल लो। गोरा आया, गोरा क्या करता है कि भाई वो यहाँ 5 दिन यहाँ रहता है और 3 दिन दुबई चले जाता है, तो पैसे कहाँ खर्च करता है? दुबई में। कमाता का है यहाँ, पैसे खर्च करता है वहाँ और फिर वो बाहर चले जाता है। तो जितने पैसे यहाँ कमाए ना तो उसने दुबई में खर्च करे, तो हमारी इकोनॉमी को फायदा कहाँ हुआ? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल परवेज भाई, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी मुल्क की इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो शहर कराची के मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अभी हालिया दिनों में जो बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, परेशान कुन हैं, और इसमें सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये कि इसमें अथॉरिटीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही और इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बयानात तो दिए जा रहे हैं कि उसको रेगुलेट किया जाएगा, कानून पहले से मौजूद है, हैवी ट्रैफिक और ख़ासतौर पर डंपर्स, ट्रॉलर्स शहर के अंदर रश के औकात में नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद ये दनदनाते घूम रहे हैं। तो अब ये किसके ऊपर ज़िम्मेदारी इसकी आयद की जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। शाह साहब, एक तो मसला जिसकी अभी आपने निशानदेही की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस किस की बात करें? आपके अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, पानी का इशू, और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है वो कि मेरा ख्याल में कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे लोड शेडिंग ना हो रही हो। लोगों के पैगामात में देख रहा था, हर जगह लोड शेडिंग, 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है अनअनाउंस्ड, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में, बताएं। यासिर भाई, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी एक जिक्र किया कि जो अफसरान है वो नीचे वालों पे नज़र रखे। अगर किसी भी ट्रैफिक सेक्शन के एरिया के अंदर एक्सीडेंट होता है, ख़ास तौर पे एसओ जो होता है वहाँ का जिम्मेदार है,
तो उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये मुतालबा है कि बिल्कुल, अगर कहीं पे भी हैवी ट्रैफिक से एक्सीडेंट होता है सुबह 7 बजे के बाद से और रात 11 बजे से पहले, जी। तो एसओ के ऊपर उसकी एफआईआर काटी जाए, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। उसमें वो शरीक है। ये जी, जो गाड़ी जी। चल रही है उसकी गलती है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है आपने। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला जो आपने जिक्र किया पानी का, जी। आप देखिए कराची की है जो सबसे बड़ी आबादी और महंगी तरीन, जहाँ पर आपके समझ लें कराची के ताजिर रहते हैं, जी। डिफेंस, वहाँ पानी की लाइनें नहीं है, जी। मीठे पानी की कोई लाइन नहीं है। अच्छा, वहाँ तमाम डिफेंस के अंदर टैंकर के जरिए पानी आता है। जी। तो आप ये सोचेंगे जो आपकी ताजिर बिरादरी है, दुनिया भर में ताजिरों को हाथों में लिया जाता है और Incentives उनको दिए सर का जाते हैं। ताज बनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये कराची की, पाकिस्तान की, कि ये क्या कर रहे हैं हमारे ताजिरों के साथ। अच्छा, आए दिन आप कोई ना कोई वाकया देख रहे हैं अगवा होने का, कोई ताजिर अगवा हो रहा है, कोई बच्चा अगवा हो रहा है, कहीं पे क्या कहीं पे क्या। तो किस तरफ जा रहे हैं और दुनिया भर के अंदर हमारा मैसेज क्या जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान कैसी जगह है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा आता है पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहले वो वहाँ के बारे में मालूमात करेगा कि यहाँ का क्या क्राइम रेशियो है, किस तरह के लोग हैं। आप भी किसी से दोस्ती करते हैं तो पहले उसकी मालूमात करते हैं। जी, तो पाकिस्तान की मालूमात क्या जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, तो कोई आएगा पाकिस्तान, नहीं, never। अपना बिल्कुल पैसा आपने सही लगाएगा और लगाने के बाद भी उसको सेफ नहीं है कि क्या होगा। चाइनीज को आप देख लें जी। कि जिस तरह वो सिंध पुलिस के खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा रहे जी। हैं, पटिशन दायर कर रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट पे मारते हैं, गाड़ियों हमें नहीं देते, और हम बहुत जी, सारे जी, मसाइल पर बहुत वो सारी आपसे ले ली reservation है, बिल्कुल। पटिशन उन्होंने। तो आप सोचेंगे हमारे ताजिरों के साथ। अच्छा, फिर आप कराची के जिन इलाकों में लाइनें डली हुई हैं वहाँ पर आप एक कॉल करें और आधे घंटे में टैंकर आ जाएगा, जी। लेकिन लाइन में पानी नहीं आएगा। अब वो टैंकर में सोच रहा हूँ कि वो बलूचिस्तान से पानी लेके आ रहा है या पंजाब से पानी लेके आ रहा ऐसा है। ही। वो पानी इन्हीं लाइनों का है जो चोरी होता है, जो एक वो टैंकर माफिया बनी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ऐसा ही। तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है रियासत की है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर खुदारा आप अपने लोगों के ऊपर रहम करो, अपने इदारों के ऊपर रहम करो। क्या कर रहे हो आप, कोई चेक एंड बैलेंस लेके आओ। ये टैंकर कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, एक सवाल है ना। जी, ये बिल्कुल यहीं ऐसा से ही, ला आपने रहे हैं, सही आइडेंट कहा। जो बने हुए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ये पानी कराची वालों को ही चोरी हो रहा है और जो बिक रहा बिल्कुल है और ऐसा ही। महंगे रेट बिक रहा है। अच्छा, कई ऐसे इलाके, अभी पिछले दिनों एक इलाके का हमने विजिट किया, तो उस इलाके के अंदर 50,000 रुपये बिल आया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एक बन चुका है। जी। अच्छा, पिछले 10 साल से वहाँ पानी नहीं आया। तो वाटर बोर्ड के एक अफसर से मैंने कहा, भाई आप ये बिल दे रहे हो 50,000 रुपये का और ये घर है छोटा सा, कोई 60 गज का। जी। तो उसने कहा, शाह साहब ये वो जो नकासी आप तो होता है ना, ये उसका भी तो बिल हो सकता है। अच्छा, उसका हो वो सकता हंसते हुए कह रहा है। मैंने कहा यार बताइए। शर्मिंदगी, कुछ तो बंदा अफसोस करता है इंसान बिल्कुल कि हम सही। गलत काम कर रहे हैं। तो अब उस तरफ हम आ गए कि अफसोस से भी हम आगे निकल आगे गए निकल कि अफसोस भी नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक बंदा जो है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई खार है, तो मैंने इल्ज़ाम लगा दिया बच्चा अगवा करने आया था। जी। तो इलाके वाले जो है, महल्ले वाले, वो इतने तपे हुए बैठे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया, लहू लुहान कर दिया, थाने ले गए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उनकी आपसी कोई लड़ाई थी और बेचारे को खाली पीली रगड़े में लगा दिया। तो इस तरफ लोग जा रहे हैं अपने मफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, किसी को भी फ्रस्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो सामने आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिचुएशन है। परवेज़ भाई, ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब भी चाइना गए में, और लास्ट टाइम भी जब वो गए थे तो उसके बाद फिर सी पैक का जो बाकायदा अनाउंसमेंट हुई, और उसके बाद कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, अभी हमारे जो शाह साहब हैं इन्होंने भी निशानदेही की कि हम तो अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके, और बाहर से जो आ रहे हैं, अब हमारे पास से एक सोर्स बची है जो आ रही है यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रही है, उसके साथ भी अगर हम इतने हॉस्टाइल होंगे तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा। हम तो अब एक्सपेंशन का सोचना छोड़ दिया है कि हम उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो बाहर से जो थोड़े लोग आ भी रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। देखें, अभी जो प्रेसिडेंट साहब जो चाइना गए हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो सी पैक 2.0 है ना, उसको कब वो शुरू होगा और उसके सारे जो नीति गिटीज़ हैं, उसके सारे अरेंजमेंट हैं, उसको देखने गए। और वो जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ हमारे इस प्रोविंस में, जो सिंध प्रोविंस में, क्योंकि बाकी तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारा काम तो जो है ना वहाँ ऊपर से हो चुका है। अब जो कहते हैं ना कि टर्मिनेशन पॉइंट है ये, जो कि ये हमारा ये रीजन है, जो सिंध का रीजन है, और यहाँ की एक्टिविटी जो है ना वो वहाँ डिस्कस करने गए हैं।
और अब हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन एक ही बचा है जो कि चाइनीज़ हैं। जो चाइनीज़ आके कुछ यहाँ कुछ काम कर दें और हमें उसको कहते हैं कि रेस्क्यू कर दें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब लोकल इन्वेस्टर की तो कमर टूट चुकी है। लोकल जो कहते हैं ना कि जो जिनका जो बिजनेस चल रहा है ना बस उसी को ही चला रहे हैं। अगर आप कहें कि भाई बहुत ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टेट बैंक के या बैंकों की बोरोइंग से पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने जो है ना प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की है, कितने पैसे ना बैंक से लेके और कितने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आप किसी जगह पे चले जाएं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आप कोरंगी पे चले जाए, आपको फैक्ट्रियाँ बिकने के लिए रेडी हैं कि भाई ये जगह मैं बेच रहा हूँ या ये फैक्ट्री जो है ना मैं बड़ी बनी बनाई फैक्ट्री बेच रहा हूँ। तो बात असल ये कि रेशो जो है ना कम्प्लीटली अपोजिट जा रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हमें दोनों साइड पे, नॉट ओनली चाइनीज़, हमें हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनको भी जो है ना सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। उनका भी कॉन्फिडेंस जो है ना आपको रीगेन करना चाहिए। उनके लिए भी हमें वही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो हम बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को जाके ना हम उनसे हाथ जोड़ के देते हैं। और फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जिनकी हार्श टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और फिर हम अपने लिए जो है ना एक और जो है ना कहते हैं कि लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जो भी पैसा अगर यहाँ पाकिस्तान में लगाएगा या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो आपको पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ना गिफ्ट दे रहा है, वो कर्ज दे रहा है। देखिए एक ज़माने में चाइनीज़ हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, जैसे हमने कहा कि कायदे आज़म का जो मज़ार है उसके लिए उन्होंने शैंडिलियर भी दिया था, जो हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। अब वो ज़माना तो नहीं है, अभी तो हमें वो शैंडिलियर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी हमें हर जो भी चीज़ मिल रही है ना वो कर्ज के उसके ऊपर है और उसके हमें एक कॉस्ट पे करनी है, ठीक है ना। तो बात दरअसल ये है कि वी नीड टू रीपे। तो अगर हम हमारे यही अपॉर्चुनिटी, यही इंसेंटिव जो है हम हमारे लोकल इन्वेस्टर को भी दें, देखिए वहाँ भी दें, क्योंकि वो दोनों तरफ हमें करना है। क्योंकि अगर काम करना है तो हमें उनको भी अट्रैक्ट करना है, लोकल इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हमारे लोगों को जॉब देनी है। हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारे पास माहौल अच्छा हो, हमारे पास अच्छी रोडें हों, हमारे पास पोर्ट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, ट्रैफिक ज़्यादा आए और हमें लोगों को जॉब मिले। अगर हमारे लोगों को जॉब मिलेगी तो वो फिर उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब बात इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना कराची में, स्पेशली मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, ये नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, नज़र नहीं आ रही हैं। और इसकी जो है ना सबसे बड़ी पता है क्या है कि हमने कराची को है ना बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। हमने क्या ऐसा छोड़ा हुआ है कि जिसकी जहाँ से मर्जी आती है ना वो आता है, चिंची रिक्शा लेता है, नंबर प्लेट हो ना हो, 20-20 लोगों को बिठा के ना तो 20 सोल्स को लेके ना वो उनकी जान का रिस्क लेके वो निकल पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी मिनी बसेस होती हैं, आधी टूटी आधी बनी हुई है, वो पता नहीं क्या होता है कि स्केलेटन जा रहा है, ठीक है ना। और स्केलेटन जा रहा है 50 लोगों को लेके, कोई छत पे लटके हुए, कोई दरवाजे पे लटके हुए और वो जा रहे हैं। तो अब हमने क्या है कि उसको कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। अगर हम ये कराची के अंदर है ना, हम सिर्फ कराची को टाइट कर लेना कि भाई यहाँ ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे रहने के ये रूल्स हैं, यहाँ हमारे ट्रैफिक के ये रूल्स हैं, यहाँ हमारी रिक्शे चलाने के ये रूल्स हैं, सिर्फ कराची की एक एरिया में, जैसे कहते हैं कि उसको और मजीद सिविलाइज कर दें। अच्छा, जिसको आना है कहीं से भी आए, उस रूल्स पे आए कराची में और कराची में रचे बसे और उसके ऊपर वो काम करे, रिक्शा चलाना रिक्शा चलाए, टैक्सी चलाए, बस चलानी मगर ये रूल्स हैं। हमने क्या है कि सबको बेलॉस हमने जो है ना लगाम छोड़ी हुई है, कोई ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पुलिस है हमने। और दुनिया भर के क्रिमिनल जो है ना यहाँ आते हैं, ठीक है, क्योंकि कराची में तो कहते हैं ना कि कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट ना, कि यहाँ आएंगे और यहाँ हम किसी को लूट भी लेंगे तो 20,000 रुपए का मोबाइल हो जाएगा, हमारा दिन का खर्चा निकल है। तो बात दरअसल ये कि हमने सबको छोड़ा हुआ है, जिसकी मर्जी आती है, हमने बॉर्डर छोड़ी हुई है।
पाकिस्तान के क्रिमिनल आके यहाँ कराची में सारी एक्टिविटी करते हैं और कराची के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि मैसेज यही है कि भाई खुदा के लिए कराची को बचा लो। कराची को बचाओगे तो कराची सब पूरे मुल्क का पेट भर देगा। कराची को बचाओगे तो आपको किसी के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कराची जो है ना, जितने लोगों को खाना खिलाता है रात को या भूखों को खाना खिलाता है, पूरे मुल्क में वो भूखे लोग है ना खाना नहीं खाते। तो कराची को बचाओगे, कराची को सही करोगे तो पूरा मुल्क सही हो जाएगा। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं से चलेगी, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं से चलेगी। तो बात दरअसल ये है कि सिंपल मैसेज है और मैं 100 दफ़ा इसको कह चुका हूँ और टीवी पे भी जाते हैं बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन की यही डिमांड है और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली यही सारी बातें हैं जो बार बार हम दोहरा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अब भी हमारे पास शायद, मेरा ख्याल है कि वक्त बाकी है। अगर चाहें तो इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब भी संजीदा ना हुए तो सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और ये इकानमी के हवाले से और सारी बातें जो होती रहती हैं ये सारी बेईमानी फिर साबित होंगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ परवेज़ अहमद रासवाला साहब का, जनाब हमारे गुल नवीद साहब का, कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और शामिल गुफ्तगू रहे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।